वन व्हील डिज़ाइन अपन कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। सो नाउ वहाँ पे अपन ने क्या देखा डैट, मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ थोड़ा बेसिक, सो दैट सबको समझ में आए अपन ने क्या किया कैसे किया, क्योंकि कुछ लोग न्यू भी है तो उनको भी आइडिया आ जाएगा। सो ऐसा है डैट, जस्ट अ मिनट मैं इधर बैक कर रहा हूँ सो डैट अपने को आइडिया आए मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था आपको। हाँ, सो इन आवर प्रीवियस लेक्चर ये मेरा क्वेश्चन था दैट मुझे एक वर्म व्हील गियर डिज़ाइन करना था, एक वर्म व्हील डिज़ाइन करना था। इट मीन दैट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम अ इलेक्ट्रिक मोटर, जिसको अपने को इलेक्ट्रिक मोटर से जो पावर है वो उसको मिल रहा है रेटेड पावर 11 किलोवाट एंड आरपीएम है उसका 1440 आरपीएम विथ रिडक्शन रेशियो 15, और उसका अपने को रिडक्शन रेशियो दिया है 15। ओके, द पावर इज सप्लाई टू द बेल्ट कन्वेयर, जो पावर है वो बेल्ट कन्वेयर को जा रहा है विच ऑपरेट 12 टू 14 आवर्स पर डे। कहने का मतलब एक दिन में जो बेल्ट कन्वेयर है 12 से 14 घंटे काम कर रहा है। सो पहला है सिलेक्ट सुटेबल मटेरियल एंड डिज़ाइन, तो जब हम गियर डिज़ाइन करेंगे तो उसके लिए मुझे सुटेबल मटेरियल और डेटा स्ट्रेसेस जो उस पर एक्ट होंगे मुझे वो फाइंड करना है। आफ्टर दैट सेकंड पार्ट है डिज़ाइन वर्म एंड वर्म व्हील टू सेटिस्फाई स्ट्रेंथ एंड वेयर। सो वाइल डिज़ाइनिंग मुझे ध्यान में रखना है वर्म और वर्म व्हील डिज़ाइन करना है और ध्यान में रखना है जो मुझे जो इस पर स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ और वियर के बेसिस पे, स्ट्रेंथ एंड वियर के बेसिस पे मुझे गियर डिज़ाइन करना है। थर्ड पार्ट इंडिकेट कंस्ट्रक्शनल डिटेल, तो जब मैं डिज़ाइन करूँगा जो मेरा कंस्ट्रक्शनल डिटेल आएगा मुझे वो पार्ट देखना है, मतलब वो लिखना है अच्छे से, कंस्ट्रक्शनल डेटा जो भी मेरा आएगा वो मुझे अच्छे से लिखना है। आफ्टर दैट ड्रॉ नीट एंड स्केच डायग्राम, मतलब ड्रॉ नीट स्केच ऑफ द असेंबली इंडिकेटिंग ऑल लीडिंग डायमेंशन। कहने का मतलब वाइल डिजाइनिंग डिजाइन हो जाने के बाद जो मेरा लीडिंग ये रहेगा ना पैरामीटर, मतलब जो भी मेरे डायमेंशन आएंगे जो मेन मेन डायमेंशन है थ्रू आउट दिस सम, उसको मुझे अच्छे से मेंशन करके लिख देना है, मतलब लास्ट में उसको अच्छे से ब्रैकेट बना के लिखना है। नाउ आफ्टर दैट तो फोर्थ पार्ट यही था। सो इसके बेसिस पे मैंने मेरा डिज़ाइन स्टार्ट किया था, और डिज़ाइन स्टार्ट करने के बाद मेरा पहले स्टेप में विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन रेशियो मैंने कैलकुलेट किया था डैट ये एन वन मुझे 1440 दिया था। देन विद द हेल्प ऑफ दैट रिडक्शन रेशियो मैंने फाइंड किया मेरा M2, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जस्ट अ मिनट। हाँ, ये मेरा M2 मैंने फाइंड किया दैट I1 इक्वल टू N1 अपॉन N2 होता है, तो यहाँ से मैंने N2 मेरा निकाल लिया। आफ्टर डैट हाँ, मैंने जो मुझे पावर दिया था वो मुझे रेटेड पावर देते हैं, और रेटेड पावर को मुझे नॉमिनल पावर में कन्वर्ट करना था, इसके लिए मैंने सर्विस फैक्टर से मल्टीप्लाई मारा, और सर्विस फैक्टर की वैल्यू मैंने 1.2 लिया। अब 1.2 क्यों लिया, क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो कन्वेयर बेल्ट है, और कन्वेयर बेल्ट मेरा 12 टू 14 आवर्स, 10 टू 12 आवर्स पर डे वर्किंग में है। तो 10 टू 12 आवर्स के लिए एप्लीकेशन पे जाओगे, पीएसजी के पेज नंबर आप जाओगे 7.69, सो वहाँ पे आपको सर्विस फैक्टर मिलेगा। सो वहाँ से मैंने 1.2 लिया और सर्विस फैक्टर मैंने यहाँ पे पुट आउट किया। सो उसके बेसिस पे मुझे रेटेड पावर मिल गया। देन आफ्टर डैट मैं नीचे आऊँगा, पहला स्टेप बेसिक सिलेक्शन किया। बेसिक सिलेक्शन में स्टार्टिंग के 5 स्टेप जो है सेम है फ्रॉम स्पर गियर डिज़ाइन, मैंने आप लोगों को सिखाया था वहाँ से। आफ्टर डैट जो 3 स्टेप है 6, 7 एंड 8 वो मैंने यहाँ पे लिया टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो मैंने लिया यहाँ पे क्लोज सिस्टम, शेप ऑफ वर्म एंड वर्म व्हील, तो मैंने एक थ्रोटेड लिया, एक सिलेंड्रिकल लिया, एंड 8 में लिया टाइप ऑफ ड्राइव, सेल्फ लॉकिंग और ओवर हैगिंग, तो मैंने लिया ओवर। एंड यहाँ पे जस्टिफिकेशन मैंने क्यों लिया, सो एज कॉम्प्रोमाइज बिटवीन कॉस्ट एंड कम्पैक्टनेस एंड अवेबिलिटी। सो आफ्टर डैट यहाँ पे मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ था। नाउ मैं आया था स्टेप 2 में कैलकुलेशन ऑफ जेड टीथ, मतलब नंबर ऑफ स्ट्रेसेस, फिर नंबर ऑफ टीथ, लीड एंगल एंड प्रेशर एंगल, तो ये मैंने कैलकुलेट करूँगा। सो ये चारों चीज़ को नंबर ऑफ स्टैंड फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ स्टार्ट फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो मेरा पहला स्टेप है डैट ये वाला, एज पर एजीएम रिकमेंडेशन दैट दिस टर्म इक्वल टू 40 अपॉन I+1, तो ये 40 फिक्स है, आई आपका रिडक्शन दैट इज 15 जो क्वेश्चन में दिया है वो पुट करूँगा, उसके बेसिस पे मैं ये सॉल्व करूँगा। तो मुझे नंबर ऑफ स्टार्ट मिला 3। अब नंबर ऑफ टीथ फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला I इक्वल टू नंबर ऑफ स्टार्ट अपॉन Z1, सो इसके बेसिस पे मैं ये भी कैलकुलेट करूँगा। सो मुझे
नंबर्स ऑफ व्हील जो मिला, सो यहाँ पे वो मिल रहा है 45, वो मुझे 45 मिल रहा था। नाउ लीड एंगल निकाला मैंने ऑन द बेसिस ऑफ, तो लीड एंगल मुझे इस फॉर्मूले से मिला जहाँ पे क्यू की वैल्यू 8 to 11 लेना है पीएसजी के डेटा बुक से। सो उसके बाद मैं निकाल रहा हूँ क्यू, तो क्यू मैंने लिया यहाँ पे अज्यूम किया 11, और उसके बेसिस पे मैंने मेरा लीड एंगल फाइंड किया। सो लीड एंगल मुझे मिला दैट इज 15.26, और लीड एंगल ही मेरा बीटा होता है, बीटा दैट इज हेलिक्स एंगल इसका। सो इसकी वैल्यूज में भी सेम हो जाएगी। उसके बाद मैंने वर्चुअल तिथ निकाला, और वर्चुअल तिथ का फॉर्मूला है z अपॉन कॉस क्यूब बीटा जी। तो ये निकालने के बाद मैंने लेविस फॉर्म फैक्टर निकाला, y1 y निकाला। इसमें गियर पिनियन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इससे दोनों पार्ट नहीं निकलेंगे। सो एक ही पार्ट निकाला। आफ्टर दैट मैं आगे बढ़ता हूँ। सो आगे बढ़ने के बाद मैंने लिया मटेरियल सिलेक्शन। सो मटेरियल सिलेक्शन में मुझे मुझे डिसाइड करना है मटेरियल। सो यहाँ पे बट ऑब्वियस है गियर और पिनियन का कॉन्सेप्ट नहीं है, गियर और पिनियन का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ जो कॉन्सेप्ट है आपका वो है वर्म एंड व्हील का, वर्म एंड व्हील का। सो नाउ उसके बेसिस पे मैंने वर्म का मटेरियल लिया केस हार्डनेट स्टील, एंड व्हील का मटेरियल लिया फोस्पेस ब्रॉन्ज। तो मैंने मेंशन किया नीचे थ्योरी में, आप उसको एक बार रेफर कर लेना, ऐसा क्यों क्यों किया। ओके, आफ्टर दैट मटेरियल लेने के बाद मुझे मटेरियल का स्ट्रेसेस मालूम पड़ा, कॉन्टैक्ट स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। सो वो मैंने नोट आउट कर लिया दैट मेरा कॉन्टैक्ट स्ट्रेस था 1490, और ऊपर ही मेरा बेंडिंग स्ट्रेस भी रहेगा। सो नाउ आफ्टर स्टेप 4 कंप्लीट हुआ, स्टेप 5 में कमेंट और वीकर एलिमेंट। सो मैंने वर्म का मटेरियल जो है वो अच्छा लिया, और व्हील का मटेरियल थोड़ा खराब लिया, और वो सॉफ्ट होता है। तो मेरा जो वीकर एलिमेंट है ऑलवेज गियर एंड पिन, सॉरी इसमें वर्म व्हील डिज़ाइन में आपका ऑलवेज वर्म व्हील डिज़ाइन में आपका जो वीकर एलिमेंट रहेगा टू बी डिज़ाइन, तो वीकर एलिमेंट हमेशा आपका व्हील ही रहेगा। सो आपको ऑलवेज व्हील डिज़ाइन है फॉर पर्टिकुलर वर्म व्हील गियर डिज़ाइन के लिए। नाउ स्टेप 6, तो अब मुझे व्हील डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइन ऑफ वीकर एलिमेंट। तो वीकर एलिमेंट में व्हील है। सो नाउ यूजली यहाँ पे लिखा है ये वाला फॉर्मूले। सो इस फॉर्मूले पे आप जाओगे पीएसजी के पेज नंबर 8.44 पे, और वहाँ से ए इक्वल टू ये फॉर्मूला पुट करोगे। सो आपके पास क्यू है 11, जेड है आपका 45। नाउ थ्रू आउट दी फॉर्मूला आपके पास जस्ट ये नहीं है एम ऑफ टी, ये आपका टॉर्क है, टॉर्शन। सो टॉर्क निकालने के लिए पावर का फॉर्मूला, पावर इक्वल टू 2π अपॉन 60। सो ये एम ऑफ टी इक्वल टू द एम टी इंटू के डी के फैक्टर। तो के डी के फैक्टर को आपको लेना है 1.2। देखते हैं आगे, पहले एम ऑफ टी निकालते विद द हेल्प ऑफ पावर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला लिखा, नॉमिनल पावर इक्वल 2πn, लेकिन अपन ले रहे हैं व्हील, इसलिए n2 पुट करेंगे। सो नाउ एम ऑफ टी मुझे मिल रहा है 13.13 इंटू 10⁻³ kgf, 13.13 10⁻³ kgf। ओके, इसको के डी के फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। सो नाउ के डी के फैक्टर मल्टीप्लाई करने के लिए आप दोनों की वैल्यू 1 1 ले लो। तो 1 1 लेने के बाद 1 1 लेने के बाद नाउ एम ऑफ टी आपका ये हो जाएगा 13.13 10⁻³ सेम ही रह जाएगा। नाउ आपका वो सारा वैल्यू आप ए में पुट करो, और ए की वैल्यू आपको मिलेगी 23.87। नाउ विद द हेल्प ऑफ पीएसजी फ्रॉम पेज नंबर 8.43 पे आप जाओगे। सो देन वहाँ से आपको ए का दूसरा फॉर्मूला लेना है 0.5 इंटू एम एक्स। तो यहाँ से इस फॉर्मूले के हेल्प से आपको यहाँ से मिलेगा डेट इज मॉड्यूल, और एक्स इक्वल टू मैंने 0 लिया बिकॉज एनेंडम मेरा मॉडिफाइड नहीं है। सो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिली, x की वैल्यू मिलने के बाद x की वैल्यू मतलब 0, तो मैंने निकाल लिया मेरा मॉड्यूल। मॉड्यूल जो मैंने निकाला एमओमैक्स, ये मेरा मॉड्यूल है, एवरेज मॉड्यूल। आफ्टर दैट मुझे निकालना है ट्रांसवर्स मॉड्यूल। तो दोनों इस केस में मतलब वर्म व्हील डिज़ाइन में आपका दोनों भी मॉड्यूल सेम होता है, दोनों भी मॉड्यूल आपका सेम होता है। ओके, नाउ एनालाइजिंग बेंडिंग एलिमेंट। तो अब मैं नीचे के केस में आता हूँ, और बेंडिंग एलिमेंट को मैं एनालाइज करता हूँ, मेरा बेंडिंग एलिमेंट को मैं एनालाइज करता हूँ। ओके, सो नाउ अब यहाँ पे आके मैं बेंडिंग एलिमेंट को एनालाइज करूँगा। तो फ्रॉम पीएसजी पेज नंबर जो भी मेरा है 8.44 पे जाके नाउ सिग्मा बी का मैंने ये फॉर्मूला लिखा, और यहाँ से सिग्मा बी निकाला। सो 118 आया। ओके, 0.03 kgf, 118.03 kgf आया। ओके, आफ्टर दैट मैं आगे बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट स्टेप में।
सिग्मा बी की वैल्यू उतनी आई, बट मेरा जो सिग्मा बी था वो था 350, जो मैंने मटेरियल लिया था ना उसका बेंडिंग स्ट्रेस था 350, सो विच इज ग्रेटर देन 118, इट मीन्स आवर डिजाइन वाज सेफ। आफ्टर दैट सेलेक्टिंग फ्रॉम पीएसजी पेज नंबर 8.45, तो वहाँ से अपने को सिग्मा यू की जो वैल्यू मिली है, सिग्मा यू वो अपने को मिला है 39 kg है। सो नाउ यहाँ पे मेरा लास्ट लेक्चर में डिज़ाइन मतलब मैंने स्टॉप किया था, अब मैं इसके आगे डिज़ाइन करूँगा। सो नाउ मेरा स्टेप 7 आएगा, स्टेप 7 आएगा। सो मेंशन करते हैं स्टेप 7। नाउ चेक फॉर डायनेमिक लोड, चेक फॉर डायनेमिक लोड, चेक फॉर डायनेमिक लोड, स्टेप 7 चेक फॉर डायनेमिक लोड देखते हैं। सो अब यहाँ से आप अच्छे से ध्यान दो क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो रहा है। नाउ चेक फॉर डायनेमिक लोड, ओके। सो नाउ मुझे डायनामिक लोड को चेक करना है, ओके। सो नाउ इसके लिए लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द बीम स्ट्रेंथ। इसके लिए मुझे ना मेरे ये गियर डिज़ाइन का, वन व्हील डिज़ाइन का बीम स्ट्रेंथ फाइंड करना पड़ेगा। सो नाउ मैं मेंशन करता हूँ लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द बीम स्ट्रेंथ, कैलकुलेट द बीम बीम स्ट्रेंथ, ओके। सो इसके लिए मुझे पहले मेरा बीम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो नाउ मैं जब बीम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करूंगा उसके बाद मैं अपना वेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करूंगा और उसके बेसिस पे ही मैं मेरा गियर डिज़ाइन को चेक कर सकता हूँ। सो नाउ बीम स्ट्रेंथ को आप जो डिनोट करते हैं मतलब नोटेशन है वो एफ ऑफ एस है। सो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ एफ ऑफ एस है, ओके। नाउ सो यहाँ पे मेंशन करते हैं एफ ऑफ एस। इससे आप डिनोट करोगे आपके बीम स्ट्रेंथ को, ओके। नाउ नाउ तो आपने ये जो डिनोट कर दिया, सो इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला भी चाहिए ना, तो फॉर्मूले के लिए जाओगे फ्रॉम पीएसजी पेज नंबर, फ्रॉम पीएसजी पेज नंबर 8.52, फ्रॉम पीएसजी पेज नंबर 8.52। सो यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम पीएसजी पेज नंबर 8.52। नाउ ये मिलने के बाद इस पेज पे जाओगे और इस पेज पे जाने के बाद आपको वहाँ से फॉर्मूला लेना है, दैट इज एफ ऑफ एस इक्वल टू, जो फॉर्मूला रहेगा आपका वो रहेगा एफ ऑफ एस इक्वल टू बीम स्ट्रेंथ इक्वल टू सिग्मा बी, ये आपका मटेरियल का बेंडिंग स्ट्रेस रहेगा इनटू वाई वी, ये आपका लिविस फॉर्म फैक्टर रहेगा, पीछे आपने कैलकुलेट ये फेस भी रहेगा बी, और ये आपका मॉड्यूल रहेगा, ये आपका रहेगा मॉड्यूल, ओके। सो वेयर कहने का मतलब अब इस पार्ट में कहाँ से आपको क्या मिलने वाला है। सो सिग्मा बी जो आपका रहेगा, जो आपने मटेरियल से सिलेक्ट किया है वो है आपको 350 kgf, 350 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। और लिविस फॉर्म फैक्टर वाई वी जो आपका है वो है 0.427, 0.427, ओके। ये आपका है 0.427, ओके। आफ्टर डैट आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बी, ये फेस विड्थ निकालने का आपको फॉर्मूला मिलेगा। सो बी के लिए तो बी आपको मिलेगा फ्रॉम फ्रॉम पी एस जी पेज नंबर 8.48 पे जाओगे, 8.48 पे जाओगे और वहाँ से आपको मिलेगा डैट बी इक्वल टू रहेगा 0.75 इंटू D1, और डी आपका है डायमीटर, और डी आपका है डायमीटर। सो डी का जो फॉर्मूला रहेगा ना वो रहेगा Q इंटू एम एक्स, Q इंटू एम एक्स, डी जो रहेगा आपका वो रहेगा Q इंटू एम एक्स। सो क्यू को आपने कितना अज्यूम किया था स्टार्टिंग के स्टेप में 11, और एम एक्स आपका मॉड्यूल था। सो इट मीन्स आपका यहाँ पे मैं लिखता हूँ डैट
D1 इक्वल टू आपका रहेगा Q इंटू एम एक्स। तो Q को आपने 11 एज्यूम किया और एम एक्स आपका था दैट इज 1 सेंटीमीटर, एक्चुअली वो 10 mm था। तो इन सेंटीमीटर में आप पुट करोगे तो 10 को डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा इतना 1। सो इट मीन्स आपका D1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, क्योंकि अपन ने सेंटीमीटर में पुट किया, ध्यान रखना। सो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, नाउ मुझे ये मिल गया। अब मैं बी निकाल लूँगा मेरा, अब मैं बी निकालूंगा। सो देयर फॉर माई बी फेस विथ इक्वल टू 0.75 इंटू 11। सो इट विल बिकम 8.25 सेंटीमीटर, 8.25 सेंटीमीटर। ओके, सो नाउ टिल सो फार किसी को कुछ डाउट है? बोलो, कुछ डाउट रहेगा तो बोलो अनम्यूट करके, सो दैट मुझे समझ में आपको ये स्टेप समझना नहीं। नाउ अब मुझे निकालना एम ऑफ एन, देयर फॉर एम ऑफ एन। सो एम ऑफ एन निकालने के लिए, एक फॉर्मूला है दैट आपका ट्रांसवर्स मॉड्यूल इक्वल टू होता है नॉमिनल मॉड्यूल ट्रांसवर्स मॉड्यूल इक्वल टू होता है नॉमिनल मॉड्यूल अपॉन कॉस बीटा z। Okay, so now your transverse module equal to 1 in terms of centimeter, but you don't know m of n, so you put it m of n। और now cos को cos ही पुट करो। अब बीटा जी आपका है 15.5, सॉरी 15.26। now on the basis of this we will calculate our mn मुझे मिल रहा है 0.965, 0.965 इन सेंटीमीटर, 0.965 इन सेंटीमीटर। सो इसको हाईलाइट करके रखो क्योंकि आगे काम आने वाला है। ओके, टिल सो फार सबको समझ में आया? अभी तक सबको समझा? ओके, नाउ इसके बाद हम आगे का स्टेप करेंगे। सो आगे का स्टेप भी कैलकुलेट जो करना है इजी है। आपको अभी एफ ऑफ एस कैलकुलेट करना रहेगा, एफ ऑफ एस डेट इज आपका टोटल। सो ये जो सारा वैल्यूज है ये आपको निकालना है और वहाँ पे पुट कर देना है। सारा वैल्यूज आपको जो भी आपने कैलकुलेट किया ना, ये सारा वैल्यू आपको निकाल के आपके एफ ऑफ एस के फॉर्मूले में पुट करना है। ओके, सो नाउ जो मैं अभी अब आपको पुट करके बताता हूँ क्या वैल्यू आता है मेरा। सो नाउ अब इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। हाँ, ये मेरा टर्म्स था। अब मैं आता हूँ मेरे एफ ऑफ एस के फॉर्मूले में, सो मेरा एफ ऑफ एस इक्वल टू था, देयर फॉर माई एफ ऑफ एस वॉज सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस इंटू वाई वी इंटू बी इंटू मेरा एम एन था। ओके, सो नाउ सिग्मा बी की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज मेरा वैल्यू था 350। सो मैंने 350 यहाँ पे पुट किया। वाई बी मैंने पीछे कैलकुलेट किया था, वाई ऑफ बी मैंने पीछे कैलकुलेट किया था जिसकी वैल्यू मेरे पास आई थी डैट 0.427। तो यहाँ पे पुट करता हूँ 0.427। ओके, आफ्टर डैट बी, तो बी को मैंने जस्ट ऊपर कैलकुलेट किया है, बी इक्वल टू 8.25। सो वही पुट करूँगा। सो इंटू 8.25 एंड एम एन जस्ट कैलकुलेट किया दैट इज 0.965। सो ये सारा वैल्यू जो आपको आएगा सॉल्व करने के बाद वो आएगा 1189 आएगा के जी एफ। ओके, सो ये आपका लोड है, लोड टेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ टू अवॉइड बेंडिंग। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये जो है आपका, ये क्या है, तो ये है लोड टेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ टूथ टू अवॉइड बेंडिंग।
टू अवॉइड बेंडिंग। ओके, सो नाउ अभी ये तो मेरा हो गया। अब ये निकालने के बाद इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि बाद में काम पड़ने वाला है। मेरा एफ ऑफ ऐसे, हाँ ना, अब जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, कैलकुलेटिंग एक्चुअल लोड। अभी एक्चुअल कितना लोड उस पर एक्ट कर रहा है। सो नाउ कैलकुलेटिंग एक्चुअल load. So now from PSG, page number 8.52, from PSG 8 पेज नंबर 8.52। सो आपका एफ ऑफ डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6 प्लस वी एम जी अपॉन 6 इंटू एफ ऑफ टी। तो इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, बेटर रहेगा समझने के लिए, इंटू टेंजेंशियल लोड एफ ऑफ टी। नाउ so for finding f of t, that is dynamic load, we have to find the Vm and f of t. That Vm is the velocity and f of t is the tangential load. तो ये दोनों मुझे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सो फॉर डैट मैं लिखता हूँ Vm, पहले मैं लिखता हूँ Vm, मतलब Vm मैं फाइंड करता हूँ। सो नाउ Vm का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा पाई, व्हील फाइंड कर रहा हूँ इसलिए पाई d2 n2 अपॉन 60 याद रखना, वेलोसिटी का फॉर्मूला पाई डी एन अपॉन 60। सो एज वी आर फाइंडिंग अवर व्हील, मतलब डिजाइनिंग अवर व्हील, सो दैट वी टू फॉर्मूला ऑफ वी डू दैट डेटा ऑफ d2, व्हील का डेटा लेंगे, सो दैट d2 and 2। ना मुझे अब d2 फाइंड करना पड़ेगा। सो d2 फाइंड करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, वहां से पीएसजी के हेल्प से फॉर्मूला निकालूंगा। सो d2 के लिए आपको देयरफॉर आपका D2 के लिए आपको फॉर्मूला दिया रहेगा डैश नंबर ऑफ टीथ इनटू मॉड्यूल, नंबर ऑफ टीथ इनटू मॉड्यूल। और ये आपका फॉर्मूला है पीएसजी के पेज नंबर 8.43 पे, पीएसजी के पेज नंबर 8.43 पे। अब आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था स्टार्टिंग के स्टेप में, आपका नंबर ऑफ टूथ 45 था और ये 1 इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर है। सो नाउ आपका D2 जो हो जाएगा वो 45 सेंटीमीटर ही रहेगा। लेकिन अब जब इसको आप मीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 से डिवाइड मार दो, तो यह आपका हो जाएगा 0.45 इन टर्म्स ऑफ मीटर। सो इसको भी हाईलाइट करके रख लो क्योंकि आगे के पार्ट में आपको काम पड़ने वाले हैं। सो नाउ वी आर फाइंडिंग अवर वी फाइंड अवर डी। सो हमने डी अपना फाइंड कर लिया। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस डी वी विल फाइंड अवर व्हाट Vm, that is velocity. So therefore this Vm equal to pi d2 upon this. So pi d2 n2 upon 60। सो पाई को पाई रखो, d2 जस्ट आपने फाइंड किया तो पुट कर दो 0.45, और n आपका आरपीएम है, और यह आपने स्टार्टिंग के स्टेप में फाइंड किया था, इसका वैल्यू था 96, स्टेप नंबर 1 में ही है, गिवन डेटा के ऊपर, सॉरी गिवन डेटा के बाद वाला स्टेप, अपॉन ये आपका 60 मैंने ये भी पुट कर दिया। देयर ये जो पूरा डेटा का स्ट्रॉन्ग पुट करने के बाद इसका आंसर आता है 2.262 मीटर पर सेकेंड। इतना मीटर पर सेकेंड आपका ये वेलोसिटी हो जाएगा, इतना मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी हो जाएगा। नाउ देयरफॉर आपका एफ ऑफ टी आपको निकालना है। एफ ऑफ टी देखो, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है दैट मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस। तो मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस। सो उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैं एफ ऑफ टी निकालूंगा। सो मेरा एफ ऑफ टी हो जाएगा, पीएसजी के पेज नंबर का फॉर्मूला लिया हूँ, दैट एफ ऑफ टी इक्वल टू 2 इंटू दैट एम ऑफ टी, दैट इज मोमेंट जब 2 मेंशन करता हूँ अपॉन डी। देखो डायमीटर जो होता है वो आपके रेडियस का डबल होता है। सो एम इक्वल टू एफ इंटू टी, मोमेंट इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस। सो रेडियस अपने पास नहीं है तो अपन डिवाइड
2 लिख दिए। ओके, सो d/2 जो लिख दिए, तो नाउ ये आपका 2, एम ऑफ टी आपने निकाला था डैश 13.13 इंटू 10⁻³ अपॉन अपॉन डी, तो डी आपका था ये 45, ये आपने सेंटीमीटर में पुट किया है, सेंटीमीटर में। तो देयर फॉर आपका एफ ऑफ टी जो आया वो आया 583 583.56 kgf किलोग्राम फोर्स, ये आपका एफ ऑफ टी का वैल्यू है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके, सो नाउ ये मेरा एफ ऑफ टी हो गया। अब मुझे मेरे टर्म्स का मतलब एफ ऑफ डी के फॉर्मूले का एफ ऑफ टी भी पता है, वी एम भी पता है, ये दोनों वैल्यू मैं किस में पुट करूंगा, एफ ऑफ डी में, मेरे एफ ऑफ डी में फाइंड करूंगा और वहां से मैं मेरा डायनामिक लोड निकालूंगा, दैट इज एफ ऑफ डी का जो फाइनल वैल्यू आएगा मैं वो निकालूंगा। सो मैं पुट कर दिखाता हूँ। सो देयर फॉर दिस वैल्यू, देयर फॉर मेरा एफ ऑफ टी, सॉरी एफ ऑफ टी नहीं, एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी, okay, will become that 6 plus Vm upon 6 into f of t, so ये 6 ऐसा ही रहेगा। Vm मैंने जस्ट ऊपर कैलकुलेट किया है, Vm की वैल्यू यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ, बेटर रहेगा समझने के लिए। ओके, ये मेरा Vm है। नाउ सो Vm की वैल्यू, हाँ 2.262 पुट करता हूँ, 2.262 होल टर्म डिवाइड बाय 6, और यहाँ पे आपका एफ ऑफ टी जो ऊपर आपने कैलकुलेट किया है 583.56, तो इसके बेसिस पे आपको आपका एफ ऑफ डी जो मिलेगा, देयरफॉर आप कैल्शियम में पुट करो तो एफ ऑफ डी का वैल्यू आएगा 803.56, 803.56, सो ये वैल्यू आ गया। ओके, नाउ अभी सिंस कंडीशन कुछ ऐसा आ गया, सिंस कंडीशन ऐसा हो गया, जो आपका डायनेमिक लोड है एफ ऑफ डी और इधर आपका बीम स्ट्रेंथ एफ ऑफ एस, तो इन दोनों में देखो एफ ऑफ डी की वैल्यू 403 है। ओके, एफ ऑफ डी की वैल्यू सॉरी 803 है, 803 है, लेकिन पीछे अगर देखोगे आपके एफ ऑफ एस की वैल्यू, तो यहाँ पे देखते हैं एफ ऑफ एस की वैल्यू कितनी आई थी, तो आपका एफ ऑफ एस की वैल्यू आया 1189 के जी एफ, तो एफ ऑफ एस बड़ा है, इट मीन्स आपका एफ ऑफ एस जो है बड़ा है। सो उसके तरफ मैं एरो कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, तो ये मेरा वैल्यू बड़ा है। सो एस वी कैन सी एस एफ ऑफ एस बड़ा है, इट मीन्स मेरा डिज़ाइन सेफ है। अगर इसका उल्टा होता, अगर मेरा एफ ऑफ डी बड़ा होता तो मेरा डिज़ाइन यहाँ पे फेल हो जाता, मेरा डिज़ाइन फेल हो जाता। ओके, सो हमेशा हाँ यही आपका बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा स्टेप 7 जो है वो कंप्लीट होता है। नाउ वी विल गो फॉर स्टेप 8, और एक बार और याद रखना डैट स्टेप 7 आपको एग्जाम पूछा रहेगा, तभी आप डिज़ाइन करना। स्टेप 7 आपको पूछा रहेगा तभी आप डिज़ाइन करना, अदरवाइज डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, जस्ट वो स्टेप और लेंदी भी है। ओके, सो नाउ अब मैं आता हूँ मेरे स्टेप 8 पे, तो स्टेप 8 है मेरा चेक फॉर वियर लोड, और स्टेप 8 है मेरा चेक फॉर वियर लोड। नाउ स्टेप 8 है चेक फॉर वियर लोड, सो चेक फॉर वियर लोड। सो अब मैं मेरा स्टेप 8 देखूंगा वियर लोड का। नाउ तो इसके लिए आपको जाना है आपके फ्रॉम PSG, फ्रॉम PSG पेज नंबर 8.52, फ्रॉम PSG पेज नंबर 8.52, उस पे जाके आपको वियर लोड मतलब
एफ ऑफ डब्ल्यू, इसको डिनोट करते हो एफ ऑफ डब्ल्यू से, मैंने ऐसा बताया था आपको स्टार्टिंग में। सो एफ ऑफ डब्ल्यू से ना, इसके लिए आता है कैपिटल डी सफिक्स में जी, इंटू बी, ये तो आपने कैलकुलेट कर दिया था, इंटू के सफिक्स में डब्ल्यू। वेयर है तो हर जगह सफिक्स में आपने डब्ल्यू डब्ल्यू लिख दिया। नाउ अब इसके बेसिस पे ही मैं आगे डिज़ाइन करूँगा। सो हेयर मतलब वेयर आपका डी जी का खुद का फॉर्मूला है, डी ऑफ जी जो है ना, कैपिटल डी ऑफ जी, इसका खुद का एक फॉर्मूला है डैट, ये है डी टू डी जी इक्वल डी टू, और डी टू की वैल्यू आपने 45 सेंटीमीटर निकाला था, डी टू की वैल्यू आपने 45 सेंटीमीटर निकाला था। सो मैंने यहाँ पे 45 सेंटीमीटर लिख दिया। ना उसके बाद जो आपका बी है, बी आपने पीछे कैलकुलेट किया था, वो आपका था 8.25 सेंटीमीटर, 8.25 सेंटीमीटर मैंने वो भी मेंशन कर दिया। अब आता हूँ के डब्ल्यू पे, और के डब्ल्यू की वैल्यू जो मेरे पास है, ये मैं लेता हूँ पीएसजी के पेज नंबर 8.54 से 8.54 से, और यहाँ से मेरा के डब्ल्यू का वैल्यू लेना है मुझे 5.6। ये है हार्डनेस स्टील ब्रॉन्ज 20 डिग्री का, क्योंकि अपन ने अपना मटेरियल जो लिया है वो है हार्डनेड स्टील, और अपना जो प्रेशर एंगल था ब्रॉन्ज का मतलब गियर का, वो अपन ने लिया था 20 डिग्री। सो ये दोनों केस की वजह से आपका के डब्ल्यू का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 5.6। ये बाजू में जब पेज नंबर 8.54 है ना, वहाँ पे ये मेंशन किया है। सो नाउ देयर फॉर आपका एफ ऑफ डब्ल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45 इंटू 8.25 डेट इज़ बी का वैल्यू इंटू के डब्ल्यू डेट इज़ 5.6, और ये तीनों पुट करने के बाद आपका जो एफ ऑफ डब्ल्यू वियर लोड आएगा वो आएगा 2079, मतलब 2079 के जी एफ, राउंड अप करके लिख दिया है। सो इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, आपका एफ ऑफ डब्ल्यू इतना आएगा। नाउ एफ ऑफ डब्ल्यू इतना आ गया। अब इस केस में भी आपको ध्यान देना है, जो एफ ऑफ डब्ल्यू को एफ ऑफ डी से ही मतलब कंपेयर करना है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ ऑफ डी, यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ डी और यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ डब्ल्यू। एफ ऑफ डी की वैल्यू 118 थी, तो एफ ऑफ डब्ल्यू बड़ा था, तो एफ ऑफ डब्ल्यू बड़ा हो गया, एफ ऑफ डब्ल्यू बड़ा हो गया। सो देयर फॉर सेव फ्रॉम वियर, सेव फ्रॉम वियर मतलब अपना जो वियर डील सॉरी ये वन व्हील डिज़ाइन में जो व्हील डिज़ाइन पार्ट है वो वियर लोड से भी सेफ है, मतलब अपना व्हील सेफ है, नो नीड टू डिज़ाइन, मतलब वापस अगेन एंड अगेन सेफ करने के लिए। सो इस केस में मेरा ये पार्ट डिज़ाइन किया और सेफ है। नाउ यहाँ पे आपका जो स्टेप 8 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब अपन जाएंगे अपने स्टेप 9 पे, अब अपन जाएंगे अपने स्टेप 9 पे। सो टिल सो फार किसी को कुछ डाउट है क्या? क्योंकि ऑलमोस्ट डिज़ाइन ना ख़त्म होने आया, ऑलमोस्ट अपना डिज़ाइन ना ख़त्म होने नहीं आया, मतलब थोड़ा है 3-4 पेज, बट यहाँ तक का इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू था, मतलब यहाँ तक सबको समझ में आया तो बाद के पार्ट ना इजी है, क्योंकि पीछे के स्टेप यूज़ करके ही ना अपन इसको आगे सॉल्व करने वाले। ना अब अपन आ जाएंगे अपने स्टेप 9 पे। सो मैं लिखता हूँ मेरा स्टेप 9। अब स्टेप 9 है गियर सेट प्रपोर्शन, गियर सेट proportion, gear set proportions. Okay, so referring to PSG page number 8.47, so referring to PSG page number 8.47, मैं मेरे PSG के पेज नंबर 8.47 पे जाता हूँ, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट है द वॉर्म, मैं लिख दे रहा हूँ, द वॉर्म गियर सेट that we have designed will be डब्ल्यू थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ,
will be will be designated by यहाँ पे एक फॉर्मूला, वो कुछ ऐसा है। यहाँ पे रहेगा आपका 3, 45, 11, 10। ये सारे डेटा आपके रहेंगे में। ये सारे जो डायमेंशंस रहेंगे वो रहेंगे आपके में, याद रखना। हेयर आपने लीड एंगल निकाला, ये आपका था इक्वल टू आपका बीटा जी के बराबर, और ये दोनों आंसर जो थे वो आपका 15.26 डिग्री था, तो मैंने ये मेंशन कर दिया ना। ये आपका बी आपने निकाला था 8.25, मेरा आया डिज़ाइन में 8.25, लेकिन सेंटीमीटर में, तो मैंने सेंटीमीटर पुट कर दिया। अब मेरा था ए, डेट इज दोनों का सेंटर डिस्टेंस, तो ये है 28 सेंटीमीटर, तो मैंने वो भी लिख दिया। अब मैं आता हूँ मेरे पीएससी के पेज नंबर, तो यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम फ्रॉम पीएससी पेज नंबर 8.43, मैंने वहाँ पे मेंशन किया। अब एक्चुअली मेरे को टेबल बनाना है, इससे थोड़ा डिस्टेंस चाहिए था पेज का, सो मैंने ये लिख दिया। ओके हेयर, अब मैं पेज नंबर 8.43 पे जाऊंगा और वहाँ के हेल्प से डेटा लेके यहाँ पे सॉल्व करूँगा। सो सपोज ये मेरा है वर्म, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक सेकेंड थोड़ा ये कलर चेंज करता हूँ सो दैट समझिए। तो ये लेता हूँ वर्म, और दूसरा है मेरा वीर। ओके, सो यहाँ पे टेबल बनाने के लिए मैं ज़रा लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, बेटर रहेगा मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ ना, मैंने वर्म का अलग निकालूंगा और व्हील का अलग से निकालूंगा, कैलकुलेट करूंगा और आपको समझेगा। सो लिखते हैं पिच डायमीटर, मैं भी निकालता हूँ पिच डायमीटर, PITCH पिच डाया, किसका, वर्म का। तो पिच डाया जो वर्म का रहेगा वो अपन डिनोट करते हैं D1, सो D1 आपने कैलकुलेट किया है इसलिए 11 सेंटीमीटर है, तो मैंने वो पुट कर दिया। सिमिलरली आपका जो व्हील का रहेगा D, उसको 2 से मेंशन करो D2, ये आपने 45 निकाला था, तो मैंने वो पुट कर दिया। ओके, यहाँ पे 1 मेंशन कर देता हूँ। नाउ सेकंड पार्ट में जाते हैं आपके। सेकंड पार्ट में आपने निकाला टिप डायमीटर, टिप डायमीटर, सो लिखा टिप, टिप और आया डायमीटर। सो टिप डायमीटर को डिनोट करोगे DA1 से, 1 है क्योंकि वार्म है इसीलिए आपने 1 मेंशन किया। यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करता हूँ सो दैट कंफ्यूजन न रहे, या अलग से टेबल इसी का है। सो इसका फॉर्मूला रहेगा D1 प्लस 2FO इंटू MX, ये आपका मॉड्यूल है MX। सो नाउ D1 की वैल्यू 11 थी, तो 2 तो आपका फिक्स था, FO की वैल्यू लेना है आपको 1, और इंटू MX की वैल्यू सेंटीमीटर में पुट करोगे तो 1 ही आएगा। सो टोटल आंसर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। सिमिलरली आपको DA2 कैलकुलेट करना है, तो DA2 का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है, मैं लिख रहा हूँ डैट ये आपका रहेगा नंबर ऑफ टीथ प्लस 2FO प्लस 2FO प्लस 2 इंटू एक्स आई इंटू एम एक्स नाउ नंबर ऑफ टीथ था आपका, वो था 45, वो था 45, 2 आपका फिक्स है, एफ ओ की वैल्यू 1 लेनी है, फिक्स है, लेकिन जो ये टर्म है क्या, 2x, तो 2 तो आपका 2, लेकिन x0 क्योंकि एडेडम को आपने मॉडिफाइड नहीं किया है, इनटू आपका ये mx जो रहेगा। सो ये आपका था कितना, दैट ये जो वैल्यू था आपका वो था 10, देखिए आप सेंटीमीटर में पुट कर रहे हो तो 1 पुट करोगे क्योंकि डिवाइड कर दोगे ना। सो नाउ ये जो आंसर आ जाएगा ये होगा 45 प्लस 2 47 सेंटीमीटर, ये आपका वैल्यू रहेगा D का, D का। नाउ आप आओगे आपके नेक्स्ट पार्ट दैट इज रूट डाया, यानी कि थर्ड पार्ट पे। सो यहाँ पे लिखता हूँ रूट डायमीटर, इसको आप डिनोट करोगे DF1 से, इक्वल टू ये हो जाएगा D1 माइनस 2FO इंटू
एम एक्स माइनस टू सी। अब यहाँ पे वन माइनस वन इंटू वन, वन इंटू वन माइनस टू इंटू सी का फॉर्मूला होगा 0.25 इंटू एम एक्स, 0.25 इंटू एम एक्स। सो ये आपका 11 फिक्स है, टू का टू लिख दो, ये टू, इसको 0.25 पुट कर दो, एम एक्स की वैल्यू वन के आप सेंटीमीटर में पुट कर रहे हो, तो देयर फॉर आपका डी एफ टू जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पे भी निकालता हूँ डी एफ टू, ये आपका हो जाएगा z माइनस टू एफ ओ इंटू एम एक्स इंटू एम एक्स माइनस टू सी, इतना बड़ा फॉर्मूला आएगा। सो यहाँ पे ये वैल्यू 45 है, माइनस है, ये वैल्यू 1 है, मैंने पुट कर दिया सेंटीमीटर की वजह से, ये 1 इधर 2, इसका 0.25 इंटू वन, एम एक्स की वैल्यू 1 इसलिए। सो नाउ अगर डी एफ टू जो आएगा वो आएगा 42.5 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ सो डैट कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, सो ये मेरे 3 पार्ट यहाँ पे मैंने सॉल्व करके बताए। ये चीज़ ना आपको एग्ज़ाम में पूछे चाहे ना पूछे लेकिन मेंशन करना है, ये मेंशन नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, मतलब सामने वाला आपको पूरा मार्क्स नहीं देगा। ओके, सो रिमेंबर दिस टर्म्स, ये आपको एग्ज़ाम में मेंशन करना ही है, गेयर सेट प्रपोर्शन आपको मेंशन करना ही है, याद रखना। सो टिल सो फार आप किसी को कुछ डाउट है, ये 3 चीज़ें आपको ये मेंशन करना है। ओके, नाउ इसके बाद आता है थोड़ा एडिशनल डेटा। सो एडिशनल डायमेंशन ही लिख देता हूँ मैं, एडिशनल डायमेंशन, एडिशनल डायमेंशंस। ओके, सो नाउ एडिशनल डायमेंशन में जो पहला पार्ट है वो है आपका थ्रोट डायमेंशन फॉर द व्हील, थ्रोट, थ्रोट डायमेंशन फॉर द व्हील। ओके, व्हील का थ्रोट डायमेंशन। सो ये भी आप पीएसजी के हेल्प से ही निकाल पाओगे। सो इसके लिए फ्रॉम पीएसजी, फ्रॉम द डायग्राम फ्रॉम पीएसजी पेज नंबर 8.43 पे जाओगे आप, पीएसजी के पेज नंबर 8.43 पे जाओगे तो थ्रो टिप रेडियस का फॉर्मूला वहाँ पे, थ्रो टिप रेडियस, इसको आप डिनोट करते हो R1 से, फॉर्मूला है R1 है तो D1/2 हो जाएगा, माइनस 2FO इंटू एम एक्स होगा, ये टिप का। सिमिलरली आपके पास थ्रो रूट रेडियस भी है, मैं लिख रहा हूँ थ्रो रूट का रेडियस। ओके, इसको अपन लिखते हैं R2 से, R2 से डिनोट करते हो। सो इसका फॉर्मूला है D1/2 प्लस 2FO, सॉरी 2FO नहीं है, ओके सॉरी, ओनली FO है, इंटू एम एक्स है प्लस सी है। ओके, देखिए एम एक्स आपको सेंटीमीटर में पुट रखना है, करना है वो आप याद रखना। सो पहले यही निकाल लेते हैं, D1 की वैल्यू 11 थी तो आपने पुट कर दिया, प्लस FO की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 मैंने वो पुट कर दिया, प्लस सी की वैल्यू 0.25 एम एक्स इंटू वन, यहाँ पे लिखता हूँ सी की वैल्यू 0.25 इंटू एम एक्स। ओके, सो मैंने ये यहाँ पे पुट कर दिया। नाउ इसको जब कैलकुलेट करूँगा तो तब मुझे मेरे R2 का वैल्यू मिलेगा, R2, R2 मिलेगा 6.75 सेंटीमीटर, 6.75 सेंटीमीटर। सिमिलरली देयरफॉर
यहाँ से R1 भी निकाल लूँगा सेम। तो R1 में क्या करना है, 11/2 माइनस 1/1। तो R1 की वैल्यू मिल जाएगी 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे मेंशन करके रख लेना। ओके, दूसरी वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू। हाँ बोलो। एक सेकेंड चेक कर लेने दो। R1 नहीं, मैंने मिस्टेक किया, 2 नहीं है, सॉरी 2 नहीं है, फॉर्मूला लिखने में मिस्टेक कर दिया। हाँ 2 नहीं है, ओनली F4 है। F4 की वैल्यू 1 है। MX आपका सेंटीमीटर में लेना है तो 1 1 ही रहेगा। सो यहाँ पे मैंने मेरा R1 और R2 फाइंड कर लिया। ये एडिशनल है, ये पूछा रहेगा तो ही करना, अदरवाइज मत करना एग्जाम में। नाउ अब अगर मुझे लेंथ निकालना रहेगा, लेंथ ऑफ द वर्म, ये भी अगर पूछा रहेगा तो ही निकालने का मैं आपको बता के रखता हूँ, सो दैट बाई चांस कभी पूछ दे तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। सो सेकंड पार्ट लेते हैं, उसको लिखते हैं लेंथ ऑफ द वर्म। ओके, सो लेंथ ऑफ द वर्म लिखा। ये कैसा, डेट इज थ्रेडेड पोर्शन ऑफ द वर्म शाफ्ट। थ्रेडेड, जहाँ पे थ्रेड किया रहेगा, थ्रेडेड पोर्शन ऑफ द वर्म शाफ्ट, ऑफ द वर्म शाफ्ट। इसको मेंशन करोगे L2 से, वर्म है इसलिए L लेंथ। सो नाउ फ्रॉम PSG पेज नंबर, फ्रॉम PSG पेज नंबर 8.48, वहाँ से आपको L का एक फॉर्मूला मिलेगा। L बोलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, वैल्यू होगा 12.5 प्लस 0.09 इंटू जेड इंटू MX, ये मॉड्यूल। यहाँ पे वैल्यू आपको पुट करना है mm में, याद रखना फॉर दिस टर्म्स ये वैल्यू आपको mm में रहेगा। इसलिए ये तो नंबर ऑफ थी तो नंबर में ही रह जाएगा, खाली MX आपको 10 पुट करना है mm में। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया सो दैट आपको समझे। देयर फॉर आपका L जो रहेगा वो हो जाएगा 165। एक मिनट कैलकुलेशन मुझे करने दो क्योंकि प्रॉपर दिख नहीं रहा है मेरे बुक पे, जस्ट अ मिनट। ये वैल्यू हो जाएगा ब्रैकेट में 12.5 प्लस 0.09 इंटू 45 इंटू 10 इंटू 10। तो ये वैल्यू होगा 165.5, 165.5 सही है। तो मैं मेंशन करता हूँ दैट ये आपका कैलकुलेटेड वैल्यू जो आएगा वो आएगा 165.5 mm। ये आपका लेंथ हो गया। नाउ आगे देखते हैं, फॉर अ ग्राउंड वर्म इंक्रीजिंग L2 L1। सो नाउ फॉर अ ग्राउंड वर्म, for a ground worm increasing L2 L1, L2 L1। now your L1 equal to formula L plus 37.5 ये फिक्स है। सो L तो आपने ऊपर कैलकुलेट किया है तो इसको पुट कर दो 165.5 और ये तो फिक्स है 37.5। सो देयर फॉर आपका L1 जो आएगा सॉल्व करने के बाद वो बन जाएगा 203, 203 जस्ट अ मिनट mm।
ये आपका बन गया 203 mm। ओके, एक सेकेंड, बैकग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम हुआ, जस्ट अ मिनट। सो 203 हो गया। ओके ना, सो यहाँ से मैंने L1 भी मेरा निकाल लिया। अब L1 निकालने के बाद मैं नेक्स्ट पार्ट भी इसका निकाल सकता हूँ, पूछा रहेगा तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। टू अवॉइड डायनामिक अनबैलेंस द लेंथ ऑफ द कट पोर्शन ऑफ द वर्म शुड बी इंटीग्रल मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ चीज़ भी, इसको हाईलाइट करके, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। ओके, सो नाउ तेतोरा, सो मेंशन करता हूँ टू अवॉइड डायनामिक अनबैलेंस, डायनामिक unbalance the length of the cut portion the length of the cut portion of the worm should be integral type, should be integral, should be integral multiple of lambda, lambda मैंने लिख दिया lambda। नाउ सो lambda का ये फॉर्मूला, lambda इक्वल टू L1 अपॉन पाई इंटू एम एक्स, इसको हटा देता हूँ, वो ऊपर डिनोट करने के लिए रखा था। हाँ, सो L1 आपने कैलकुलेट किया 203, पाई तो आपका फिक्स है, और ये mm में है तो mx भी mm में रहेगा। सो देयर फॉर इसका आंसर आ जाएगा आपको 6.46, 6.46। लेट लेट इसको अज्यूम करते हैं, लैम्डा इक्वल टू अपन 7 अज्यूम कर लेते हैं, लैम्डा इक्वल टू 7 जब अज्यूम करते हैं, राउंड ऑफ, राउंडिंग ऑफ, इसको राउंड ऑफ करके अपन ने इतना ले लिया। नाउ आगे देखता हूँ, हैंस द फाइनल लेंथ ऑफ द कट पोर्शन वर्म विल बी, अब फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ, हैंस द फाइनल लेंथ ऑफ द कट पोर्शन of the cut portion worm will be, ये हो जाएगा L2 इक्वल टू लैम्डा इंटू पाई इंटू एम एक्स, जहाँ पे ये आपका एम एक्स जो है ये है एक्सियल पिच, ये है आपका एक्सियल पिच, इसका 7, ये पाई फिक्स, और ये आपका 10। सो टोटल आंसर विल बी 209.91 mm, ये mm में आएगा। डू नॉट राउंड ऑफ दिस वैल्यू, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, डू नॉट राउंड ऑफ दिस वैल्यू, थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ इसको। ओके, सो ये आपका टर्म्स हो गया, मतलब डेटा आया, कैलकुलेट करने के बाद फाइनल जो लेंथ रहेगा ना, ये L2 की वैल्यू वो रहेगी 209.91 mm। नाउ अब यहाँ पे आपका जो स्टेप 9 है ना, मतलब गेट सेट प्रोपोर्शन, वो वाला स्टेप यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके,
अब स्टेप 10 में आप थर्मल चेक कर सकते हो, मतलब जब मेरा गेयर या ऑपरेशंस में रहेगा तो वहाँ पे कुछ हीट डेवलप होगा। सो हीट डेवलपमेंट की वजह से उसके अंदर टेम्परेचर स्टेशंस कुछ डेवलप होंगे। सो वो झेल पाता है कि नहीं, उसको सस्टेन कर पाता है कि नहीं, अपने को वो चेक करना है। सो पूछा रहेगा तो आप मेंशन करना। सो नाउ मैं लिखता हूँ मेरा स्टेप 10, नाम देता हूँ थर्मल चेक। थर्मल चेक स्टेप को थर्मल चेक टू बी डन ओनली इफ दे आस्क। ये आपको क्वेश्चन में पूछा रहेगा तो ही ये पार्ट करना, अदरवाइज मत करना। एक्स्ट्रा वेटेज तो रहता नहीं है, आपका टाइम कंज्यूम करेगा। सो नाउ कैलकुलेटिंग सरफेस टेम्परेचर ऑफ हाउसिंग। सो यहाँ पे मेंशन करता हूँ कैलकुलेटिंग सरफेस टेम्परेचर ऑफ हाउसिंग इसको डिनोट करोगे TS से, सरफेस टेम्परेचर अंडर स्टडी स्टेट। यहाँ पे मैं भी मेंशन करता हूँ अंडर स्टडी स्टेट। ओके, सो नाउ H ऑफ G हीट जनरेटेड इक्वल टू हीट डेसिपेटेड होना चाहिए। हीट जनरेटेड इक्वल टू आपका रहेगा हीट डेसिपेटेड। यहाँ पे W अपॉन एम स्क्वायर, जहाँ पे W जो रहेगा ये आपका रहेगा जूल पर सेकेंड, और जहाँ पे आपका जूल जो रहेगा इसको आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ओके, सो नाउ इसके लिए आपको PSG के पेज नंबर 8.84 पे जाना पड़ेगा। PSG के पेज नंबर आपको 8.84 पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे एक फॉर्मूला है डैट डैट 1 माइनस एन, 1 - n नहीं, सॉरी, इसको इफिशिएंसी में पुट करने का है, तो ये वाला है 1 माइनस इफिशिएंसी। हाँ बोलो बोलो। 8.84। सर पर पीएचडी में 8.65 लास्ट है। एक बार 5.4 चेक करो तो एक्चुअली इसमें डेटा क्लियर नहीं है फिलहाल, इसलिए मैं तो कंफ्यूज हूँ। एक बार 5.4 चेक कर लो, नहीं तो मेरे पास PSG राइट नाउ नहीं है इसलिए। 5.4 में वीक फैक्टर फॉर वर्म के केजीएस पर सेंटीमीटर है, टेबल नंबर 43। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला आ रहा है क्या? एक बार इसको फॉर्मूले को चेक करना उस पर। सर इधर वो वाला है, वो प्रेशर एंगल वाला। प्रेशर एंगल तो बीटा रहेगा। देखो ये वाला फॉर्मूला एक बार चेक करो, मैं अभी पूरा लिखता हूँ उसके बाद देखते हैं। हाँ अभी समझेगा आपको। ये AS है, यहाँ पे TS माइनस TA। हाँ ये वाला फॉर्मूला कहीं पे है? नहीं सर। नहीं है, 5.4 सर पे ये नहीं वाला है। कौन सा पेज? ये ए- वाला वो अपने पहले एंगल के लिए आपने जो निकाला था ना, वो एंगल के लिए तो 5.6। प्रेशर एंगल रहेगा आपका, एंगल के हाँ तो लिए। वो पेज है, वो है 8.54 पे, वो वाला पेज है, उस पे ये फॉर्मूला नहीं है। ये फॉर्मूला नहीं है। नहीं नहीं। हाँ एक सेकेंड रुक जाओ फिर देखते हैं। एक्चुअली ये जो H(r) की जो वैल्यू है ना, HCr जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये वाला है क्या पेज नंबर 8.54 पे? ये वाला कौन सी सर? अभी HCr की जो वैल्यू है ना, ये 8.54 पे देखो, इसकी वैल्यू है क्या HCr की? उस पेज पे ना इसका फॉर्मूला दिया रहेगा, HCr का डेटा दिया रहेगा। ये 8, हाँ पेज नंबर 8.54 पे ही है, उसका फॉर्मूला भी दिया है। HCR। हाँ 0.018 माइनस 1/2 समथिंग दिया है। HCR का सर ये है, डायग्राम जैसा बनाया है। डायग्राम से बना, वहाँ पर डेटा दिया नहीं है। हार्डन स्टील वाला है सर, मटेरियल का नाम क्या है सर? ओके ठीक ठीक है। एक्चुअली ना मेरे पास जो सोल्यूशन है ना,
मतलब जो हम सॉल्व किया है उसमें ये फॉर्मूला 1 - जीटा इंटू नॉमिनल पावर। आई थिंक ये फॉर्मूला आपको याद करना है। और पेज नंबर 8.54 जो है ना, उसमें आपको एच सी आर की वैल्यू दी रहेगी। तो मैं आगे का पार्ट देखता हूँ तो आपको शायद मैच हो जाए। देखते हैं। अच्छा यहाँ पे ये फॉर्मूला अपना था जिसमें ना ए ऑफ एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए ऑफ एस जो यहाँ पे पुट करेंगे ना एरिया, तो उसको बोलते हैं नथिंग गिवन अडॉप्टिंग एजीएमए मेथड। ओके, यहाँ पे दिया नहीं है, मैं लिखता हूँ नथिंग, मतलब एरिया अगर नहीं दिया रहेगा तो आप जाना अडॉप्ट करना अडॉप्टिंग एजीएमए, अमेरिकन गाइडलाइन कुछ है इसका, मैकेनिकल एसोसिएशन से कुछ है, अमेरिकन गाइडलाइन मैकेनिकल एसोसिएशन मेथड। अब इस मेथड के बेसिस पे जाओगे तो आपको यहाँ पे पीएचडी के पेज नंबर बोला है 8.52 पे, 8.52 पे जाके जहाँ पे ये लोग ने सरफेस एरिया का एक अप्रॉक्सीमेट फार्मूला लिया, या अप्रॉक्सीमेट है, बोला है 15.7.2 इंटू स्मॉल ए रेज टू 1.7। एक बार ये चेक कर लेना ये फॉर्मूला है कि नहीं उस पेज पे। और ये जो आंसर रहेगा ना ये आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, डेटा आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सो नाउ नाउ आपका आपका ए एस जो रहेगा, ए एस जो रहेगा वो 57.2, 57.2। ए की वैल्यू आपने पहले स्टेप में फाइंड किया था 28 रेज टू 1.7। तो यहाँ से आपका ए एस एरिया सरफेस एरिया जो बन जाएगा आएगा 16.5 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सरफेस एरिया हो जाएगा। इसको आपको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि एरिया तो मीटर्स में लेंगे अपन, तो इंटू 10⁻⁻4 कर दो फॉर मीटर स्क्वायर। हाँ, एक ये फॉर्मूला मिला आपको ए एस का। हाँ मिला। ओके, थैंक यू। सो ये आपका हो जाएगा 57 नहीं, 160.5। मैं एक्चुअली वापस वही लिख रहा था। ये आपका हो जाएगा 1.65 मीटर स्क्वायर। अब आते हैं आपके नॉमिनल पावर पे। सो आपको नॉमिनल पावर जो आपको गिवन है वो आपने कैलकुलेट किया था 13.2। देखो जब आपने पावर को ना सर्विस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तब जो वैल्यू आया था वो था ये वाट। सो नाउ आपका टी है, ये है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो एटमॉस्फेयर पे अपन रूम टेम्परेचर पकड़ो, मैं 30 डिग्री अज्यूम करता हूँ, 30 डिग्री सेल्सियस में अज्यूम करो, तो यहाँ पे अज्यूम ही लिख देता हूँ। कोई 32 लेता है, कोई 30 लेता है, कोई 35 लेता है, जैसा कंडीशन है वैसा ले लो, क्योंकि जो आप लोगे वो खाली यहाँ पे मेंशन कर देना। देयरफॉर हाँ एच सी आर मैं जो बोल रहा था ये फॉर्मूला आपको इसके लिए पीएचडी के पेज नंबर 8.54 पे एक फॉर्मूला दिया है, ये वाला चेक कर लो। डेट एच सी आर इक्वल टू 0.018 -1/2 और 0.0004 ये आपको वहाँ पे डेटा दिया है। तो 0.018 -1/2 और ये 0.0004, इसके बेसिस पे आप जो आपका एक्स ऑफ सी आर जो फाइंड करोगे हीट, तो वो मिलेगा आपको 0.0178 और इसका यूनिट रहेगा के जी एफ मीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट डिग्री सेल्सियस। सो बताता हूँ कैसे हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट डिग्री सेल्सियस। ओके, सो देखो केजीएफ को कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10 करोगे आप फॉर न्यूटन के लिए। ओके, और सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे, सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए आपको 10⁻⁻4 करना है फॉर मीटर स्क्वायर। ओके, और मिनट को रिमूव करने के लिए 60 मल्टीप्लाई करना है, इंटू 60 कर देना है।
ध्यान से तो मैं कन्वर्जन मैंने एक्चुअली मेंशन तो किया, बट देन तो थोड़ा टफ ही रहेगा। सो 0.0178 इंटू 10 न्यूटन में जाने के लिए, ओके, और 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर में जाने के लिए, और इंटू 60 सेकेंड्स में आने के लिए। सो ये 29.67 हो जाएगा, 29.67 वॉट। ये वॉट एक्चुअली वेबर कुछ बोलते हैं इसको, डिग्री सेल्सियस। सो 29.67 इतना डेटा आ जाएगा, ओके। अब निकालते हैं इफिशिएंसी, अब निकालते हैं अपना इफिशिएंसी। सो ये निकालने के लिए पीएसजी के पेज नंबर 8.49 पे। सो इसके लिए जो फॉर्मूला है tan ऑफ ग्यामा, ये आपने निकाला है लीड एंगल अपॉन अपॉन एक्चुअली आपके पास पीएसजी है तो मुझे फॉर्मूला बताओ तो जरा। अपॉन में क्या है, tan कुछ प्लस में है, एक बार चेक करो पेज नंबर 8.49 पे, अपॉन tan गामा है। प्लस हाँ आगे क्या है, पी है सर, पी जैसा है वो, क्या बोलते हैं पता नहीं। p प्लस कुछ है, p प्लस, p नहीं है वो ये है, हाँ वो ये, गामा तो फ्रिक्शन से पहले है। हाँ ये, और ये नीचे दूसरा क्या है, हाँ हाँ वही इधर पे तो गामा गामा। ये गामा है, नीचे नीचे अपॉन में tan दो टर्म है, हाँ सर गामा ही है। गामा ही है, हाँ ये ऐसा है ना, डेल्टा है, डेल्टा गामा प्लस डेल्टा। ओके। सो नाउ अब एक्चुअली मुझे निकालना है कोएफिशिएंट, मतलब मुझे ये निकालना है। तो इसके लिए कैसा है, डैडी डेल्टा जो लिखा है ना, इसके लिए एक फॉर्मूला है आपको, ये इक्वल टू हो जाएगा, ये इसके लिए म्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू हो जाता है tan ये, ओके। सो ये ऐसा हो जाता है। सो फिलहाल के लिए क्या करो, आप ये पार्ट को स्टेप 2 समझ लो, मतलब इक्वेशन 2 दे दो। एक सेकेंड यहाँ से बताता हूँ, इसको आप फिलहाल के लिए इक्वेशन 2 दे दो, और ये जो पार्ट है इसको आप इक्वेशन 1 दे दो। एक्चुअली इसका डेटा फिलहाल नहीं मिलेगा, ये आगे मिलने वाला है। सो अपन आगे निकालेंगे, तब तक के लिए इसको ऐसे ही रहने दो। अब नाउ फर्दर पार्ट पे जाते हैं, आगे के स्टेप पे। सो आगे के स्टेप पे जब जाओगे तो वहाँ पे फॉर रीडिंग द ग्राफ, फॉर रीडिंग द ग्राफ ऑन पीएसजी, ऑन पीएसजी 8.49 वी रिक्वायर्ड, ग्राफ को रीड करने को डेटा चाहिए रहेगा, वी रिक्वायर स्लाइडिंग वेलोसिटी, स्लाइडिंग वेलोसिटी, इसको तुम डिनोट करते हो वी एस से। मतलब मुझे ग्राफ से डाटा निकालने के लिए एक जो डाटा चाहिए वो स्लाइडिंग वेलोसिटी, ये पता रहेगा देन ओनली मैं मेरे ग्राफ से वो वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो इसके लिए आपको पीएसजी के पेज नंबर 8.44 पे जाना है, मतलब 8.44। वहाँ पे आपको वी एस का फॉर्मूला दिया है V1 अपॉन कॉस ग्यामा, और V1 जो आपको निकालना है, यहाँ पे मैं निकाल के बताता हूँ। V1 जो रहेगा उसका फॉर्मूला है पाई D1 N1 अपॉन 60, पाई D1 N1 60। पाई ऐसा D1 आपने निकाला है, देखो गेरा सेट पर क्वेश्चन में भी निकाल के रखा है, पहले भी निकाला है, और N1 आपको क्वेश्चन में ही दिया है, अपॉन 60 पुट कर दो। देयर फॉर आपका V1 जो हो जाएगा वो होगा 8.3 मीटर पर सेकेंड, 8.3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से V1 मिल गया। नाउ देयर फॉर वी एस निकालने के लिए 8.3 मैंने पुट किया इंटू कॉस, कॉस और ये गामा है, ये आपने ना सेकेंड स्टेप में निकाल के 15.26। सो देयर फॉर आपका वी एस जो आएगा वो हो जाएगा 8.6 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे मेरा स्लाइडिंग वेलोसिटी मिल गया, इसके यहाँ से V1 मिल गया, और यहाँ से मेरा स्लाइडिंग वेलोसिटी मिल गया। नाउ अभी द दिस वैल्यू ऑफ वी एस इज बियॉन्ड द ग्राफ ऑन पी एस जी। कैसा प्रॉब्लम कैसा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिंस सिंस दिस वैल्यू
ऑफ वी एस, मतलब वी एस की जो वैल्यू आई दैट इज 8.6 इज बियॉन्ड द ग्राफ, बियॉन्ड द ग्राफ ऑन पी एस जी पेज नंबर 8.49। मतलब जो आपका 8.6 है ना, ये वैल्यू उस ग्राफ में है ही नहीं, उसके बाहर जा रहा है। तो हैंस इस केस में क्या करोगे, हैंस यूजिंग द फॉर्मूला, हैंस यूजिंग द फॉर्मूला, कहने का मतलब अगर अगर आपके ग्राफ का रेंज का वैल्यू आएगा तो आप ग्राफ देख के सॉल्व कर लेना, डेटा निकाल लेना। बट बाय चांस कभी ग्राफ के बाहर का वैल्यू, राइट नाउ दिस क्वेश्चन में ग्राफ के बाहर का वैल्यू आ गया, तो ग्राफ के बाहर का वैल्यू आ गया तो आप वहाँ से डेटा निकाल ही नहीं पाओगे। सो उसके लिए आपको दो फॉर्मूले रट्टा मारने हैं, ये आपको पीएससी में गिवन ही नहीं है, दो फॉर्मूले आपको रट्टा मारना है। मैं आपको बताता हूँ क्या है फॉर्मूला। वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, बोलता है म्यू इक्वल टू 0.051 अपॉन अपॉन रूट के अंदर 0.4 प्लस प्लस वी एस, ये है स्लाइडिंग वेलोसिटी वी एस, ये नॉट इन पी एस जी, नॉट इन पी एस जी, रट्टा, ये पीएसजी में गिवन नहीं है, जिसको रट्टा मारना है तुमको, ये फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको रट्टा मारना याद कर लेना है। सो देयर फॉर म्यू 0.051 तो फिक्स है, 0.4 भी फिक्स है, स्लाइडिंग वेलोसिटी जस्ट आपने ऊपर निकाला डेट इज 8.6, मैंने वो पुट कर दिया, इसके बेसिस पे मेरा ये वैल्यू आएगा 0.017। म्यू का यूनिट नहीं होता है, ध्यान रखना, म्यू का यूनिट नहीं होता है, तो उसके यूनिट मत देना, कुछ यूनिट लेस होता है। ओके, नाउ पुट इन इक्वेशन 2। अभी मैंने ऊपर ना यहाँ पे जस्ट लास्ट पेज पे एक इक्वेशन बनाया था, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझेगा। हाँ, यहाँ पे मुझे म्यू की वैल्यू मिल गई, यहाँ से मुझे डेल्टा की वैल्यू मिलेगी, इस इक्वेशन में आपको पुट करना है। सो जब मैं वहाँ पे पुट करूँगा, पुट इन इक्वेशन दैट, सो आपका क्वेश्चन है म्यू इक्वल टू 10 ऑफ सिंस दिस, सो देयर फॉर यहाँ से आपको ये मिलेगा, डेल्टा की वैल्यू 0.97 दिस। ओके, सिंस सिंस प्रॉब्लम क्या हो गया, ये जो है ये आपके इससे बड़ा है, आपका जो गैमा है लेट इज लीड एंगल वो ग्रेटर है, इट कन्फर्म ओवर हैंगिंग ड्राइवर। सो देयर फॉर स्टेटमेंट लिख देना, देयर फॉर इट कन्फर्म कन्फर्म ओवर हैंगिंग ड्राइवर, और अपन वही डिजाइन कर रहे थे, ड्राइवर और रिवर्सिबल ड्राइव, रिवर्सिबल ड्राइव। ओके, आपने जब बेसिक सिलेक्शन लिया था वहाँ पे आपने मेंशन किया वी आर डिफाइनिंग ओवर हैंगिंग। सो अगर ये लेस देन आ गया तो आपका ओवर लॉकिंग हो जाएगा, सेल्फ लॉकिंग हो जाएगा। सो आप वहाँ पे अगर ऐसा हो जाता है तो आप लिखना मत दैट इट इज़ ओवर हैंगिंग, वहाँ पे आप कुछ मत लिखना, इतना लिख के छोड़ देना, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये तो आपका सम समझना वहीं पर रॉन्ग हो गया है, कहीं ना कहीं कुछ डेटा मिस्टेक हो गया है। ओके, नाउ नाउ ये जो आपने वैल्यू निकाला, पुट पुट दिस दिस इन इक्वेशन 1, वहाँ से आपको आपका एफिशिएंसी मिलेगा दैट इज 0.937, 0.937, एस एफिशिएंसी हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, तो वही मुझे मिल रहा है। ओके, एफिशिएंसी हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, डन। सो राइट नाउ थोड़ा और एक चीज़ और याद रखना, डैट ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना यहाँ पे बड़ा वाला फॉर्मूला, सॉरी एक पार्ट मैंने कुछ मेंशन ही नहीं किया क्या, एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, अब आधा पार्ट लिखा ही नहीं। हाँ,
इस पेज पे ये कहाँ गया यार, हाँ ये जो टर्म है ये इक्वल टू ना, इसको इक्वल टू आई दे दो, और यहाँ पे इफिशिएंसी आपने यूज़ किया तो इफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ पे आपको पुट करना है, जो आपको वैल्यू वैल्यू जो आया वो यहाँ पे आपको पुट करना है। नाउ नाउ उस केस में आपने ये सारा वैल्यूज निकाल लिया है, इफिशिएंसी आपको वहाँ पुट करो, तो यहाँ पे लिखता हूँ पुट पुट दैट इफिशिएंसी इन रोमन वन में। ओके, देयरफॉर वन माइनस वही वैल्यू है 0.937, ये इफिशिएंसी की वैल्यू है, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, इनटू दूसरा वैल्यू मेरे पास है 13.2 इंटू 10⁻3, वो भी मैंने पुट कर दिया, इक्वल टू है एच सी आर की वैल्यू इतनी आई थी, मैंने वो भी पुट कर दिया, इनटू एरिया मैंने निकाला था इतना, मैंने ये भी पुट कर दिया, इनटू सरफेस टेम्परेचर मुझे पता नहीं बट एटमॉस्फेरिक मैंने अज्यूम किया था। देयरफॉर टी ऑफ एयर सरफेस टेम्परेचर आया 46.93 डिग्री सेल्सियस विच इज़ लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर ये 60 डिग्री से आपका छोटा है ना वैल्यू, तो देयरफॉर द वार्म gear set and casing is safe, and casing is सेफ। अगर ये वैल्यू 60 डिग्री से छोटी हो उस केस में आपका जो वार्म गियर है और केसिंग है वो सेफ है। अगर 60 से बड़ा रहेगा तो आपको उसमें कूलेंट के लिए लिक्विड कूलेंट कुछ डालना पड़ेगा, अदरवाइज चल जाएगा ये। ओके, अब आपको इसमें यहाँ पे ये स्टेप खत्म होता है, स्टेप 10 ना खत्म होता है, नाउ आता है आपका स्टेप 11, और स्टेप 11 का जो नाम है वो है शाफ्ट डिज़ाइन, वो है शाफ्ट डिज़ाइन। अब इस शाफ्ट डिज़ाइन के लिए क्या है, सिमिलर, इसलिए कर नहीं रहा हूँ, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज आपको मैं जो सिखाया हूँ ना स्पर गियर डिज़ाइन उसके साथ सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 इन नोटबुक। नोटबुक में मतलब जो आपने लिखा है स्पर गियर डिज़ाइन वहाँ से आपको वो लिख लेना है। अब होता क्या है डैट स्टेप 11 यहाँ भी खत्म हो जाएगा, शाफ्ट डिजाइन आप कर लोगे तो उसके बाद आएगा स्टेप 2 कंस्ट्रक्शनल डिटेल एंड डायमेंशन फॉर स्केच वुमेन व्हील। अब कंस्ट्रक्शनल डिटेल के लिए और डायमेंशन के लिए मैं कुछ पार्ट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सो दैट आपको यहीं पे ख़त्म भी हो जाए डिज़ाइन, तो बार बार देखना ना पड़े। तो स्टेप 12 में है आपका कंस्ट्रक्शनल डिटेल, कंस्ट्रक्शनल डिटेल एंड डायमेंशनल स्केच फॉर वुमेन व्हील। फॉर वुमेन व्हील सपोज मैं पहला लेता हूँ मेरा वर्म पार्ट, तो वर्म इज लाइक अ स्क्रू थ्रेडेड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्म इज लाइक अ स्क्रू थ्रेड कट ऑन shaft for women, for कट ऑन शाफ्ट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, कट ऑन शाफ्ट वर्म इज ऑलवेज ऑफ इंटीग्रल टाइप, वर्म इज ऑलवेज ऑफ इंटीग्रल टाइप, वर्म जो है आपका इंटीग्रल टाइप का होना चाहिए। ओके, सो नाउ इस केस में ना एक प्रॉब्लम है, इसका मतलब प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, को डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो नाउ मैं डायग्राम बनाने जाता हूँ। सो कैसा है, तो ये आपका एक पार्ट ले लो, यहाँ पे सपोज हायर पार्ट ले लेता हूँ मैं,
थोड़ा बड़ा ही बनाता हूँ ये। ये आपका हो गया। इसका जो वैल्यू रहेगा ना, सपोज ये ऐसे, और एक पार्ट आपका रहेगा अंदर, ऐसा थोड़ा सा अंदर रहेगा। ओके, जो मैं हिडन लाइन के कॉन्सेप्ट में बना रहा हूँ ये, तो 2 डायमेंशन हो गए। ओके, फिर इसके बाहर थोड़ा रहेगा, थोड़ा नीचे। ओके, फिर यहाँ थोड़ा अंदर, फिर ये साइड भी थोड़ा अंदर। सिमिलरली अब ये साइड आ जाओ। एक्चुअली मैं डायमेंशन लेकर नहीं बना रहा, तो मेरा एक्यूरेट नहीं बनेगा। सो एक्यूरेसी देखने मत जाना, बस कॉन्सेप्ट्स के लिए समझ लो। ओके, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ टर्म्स, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ टर्म्स। तो जब टर्म्स मेंशन करूँगा तो देखो कैसा है। ये जो पार्ट है ना, ये है बेरिंग, ये है बेरिंग। ओके, और ये जो पार्ट है, इसको यहाँ से आप ले लो तो ऑयल सील, ये ऑयल डालने के लिए, कूलेंट के लिए ऑयल सील बोल दोगे। ओके, नाउ सपोज L2 जो अपना है, वो अपना निकाला था, देखो 219.19 mm था, सॉरी वो mm में था डायमेंशन, तो मैं mm मेंशन करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये वही है, ये ना वही डेटा है। ओके, सेम इस केस में भी। ये आपका बेरिंग हो गया, और ये जो छोटा अंदर वाला है, ये आपका D1 है, डायमीटर ऑफ 1। तो ये आपका 11 सेंटीमीटर था। और ये बड़ा वाला जो हो गया ना, ये D2 है, मतलब सॉरी एडिडम का टिप डायमीटर है। तो ये आपने 13 निकाला था जब आपने गियर सेट प्रपोर्शन किया था ना, तो वहाँ पे आपने ये मेंशन किया था। तो ये मेरा वर्म का पार्ट हो गया। ओके, अब सिमिलरली मुझे मेरे व्हील का पार्ट भी करना पड़ेगा, मुझे मेरे व्हील का। सो मैं नीचे आता हूँ और व्हील का पार्ट भी आपको बना के दिखाता हूँ। सो नाउ पार्ट 2, व्हील। फॉर रिड्यूस द कॉस्ट, यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर reduce the cost of the wheel as phosphor bronze being very costly, bronze being very costly material, लिख देता हूँ, very costly material, and is only at wheel ring, and is only at wheel rim. ओके, इकोनॉमिकल डिजाइन बोलेंगे इसको। जहाँ पे मुझे थोड़ा मजबूत चाहिए रहेगा, वहाँ पे मैंने फॉस्फेट ब्राउन डाल दिया, इकोनॉमिकल डिजाइन। तो ये मजबूत पार्ट चाहिए मेरे को रिम, तो रिम पे मैंने फॉस्फेट ब्राउन डाल दिया। ओके, फॉस्फोर ब्राउन्ज। ओके, रिम विल बी बोल्टेड, रिम विल बी bolted to casteron core as shown। मैं डायग्राम बना के
दिखाता हूँ। सो एज शोन। ओके, सो नाउ अब अपन डायग्राम के पार्ट पे जाते हैं। ओके, सो कैसा है ये, थोड़ा कर्व, नीचे का पार्ट थोड़ा बड़ा रहेगा, और नीचे आ जाओ, इसको ऐसे ही रहने दो, या ऐसे कर दो, ये ऐसे, और इसको फटक से चिपका दो। ओके, नाउ ओके, इसमें थोड़ा डबल कर देता हूँ सो दैट योर पार्ट समझे आपको। ओके, यहाँ पे भी जो है एक्चुअली ये डिज़ाइन ऐसा है। ओके, और सपोज यहाँ से लेता हूँ ये ऐसा, और ये ऐसा, ये आपका हो जाएगा R1, और ये जो पार्ट है ना आपका, ये हो जाएगा R2। ये पार्ट रिम का पार्ट है, ओके, कुछ इस तरह। और सपोज ये ऐसा है, ओके, ये कुछ ऐसा है। और इधर पे सपोज आपका एक्सिस दिया है। हाँ, ये जो पार्ट है आपका, ये है ग्रे कास्ट आयन। ग्रे कास्ट आयन इसको बोलोगे हब। हब आपने बनाया है ग्रे कास्ट आयन का। यहाँ पे मैंने दिया है बोल्ट, तो लिख दिया 6 बोल्ट टू कनेक्ट ब्रॉन्ज रिंग। 6 बोल्ट डाला है ब्रॉन्ज रिंग को कनेक्ट करने के लिए। और ये आपका है फॉस्फोर ब्रॉन्ज, फॉस्फोर ब्रॉन्ज। ओके, इसको आपने बोला है बी। ये आपका बीथ है, बी, जो कि आउटर पार्ट है। यहाँ से ये जो बॉटम पार्ट है ना, ये जो बॉटम पार्ट है ये आपका है DS2, DS2। और सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये आपका रहेगा DH2। ये अप्रॉक्सीमेट इसका जो वैल्यू होगा 1.6 इंटू DS2। इतना डिटेल बनाने की जरूरत नहीं है। सपोज ये नीचे वाला पार्ट हो जाएगा, एक ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा। सो ये यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा DF2। तो ऊपर वाला पार्ट है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा आपका D2। ये हो जाएगा आपका D2। सिमिलरली ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना आपका, सेंटर में सो यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा ये D(A2)। ये आपका हो जाएगा D(A2)। बोलो छोड़ दियो, ये आपका हो जाएगा D(A2)। सो D(A2). तो ये B का वैल्यू आपने फाइंड किया था, डेटा लिख देता हूँ 8.25 सेंटीमीटर। R1 अपन ने कैलकुलेट किया था 4.5 सेंटीमीटर। R2 जो मैंने पीछे कैलकुलेट किया था 6.75 सेंटीमीटर। DA2 मैंने कैलकुलेट किया था 47 सेंटीमीटर। हाँ, D2 मैंने कैलकुलेट किया था 45 सेंटीमीटर। और मैंने DF2 जो कैलकुलेट किया था, ये मैंने किया था 42.5
सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आके मेरा डिज़ाइन पूरी तरह कंप्लीट होता है। जो जो मुझे इस क्वेश्चन के डाटा में पूछा था ना, वो सारे पार्ट्स मैंने यहाँ तक